तो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी को पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, डाइवर्सिटी क्या होती है। देखो, जैसे अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, सपोज करो हम एक जंगल में विजिट करने गए या फिर हम कहीं पर भी गए, तो इतने सारे प्राणी हमें मिलेंगे, ठीक है, तरह तरह के। जैसे कि अगर देखो कि जैसे कि डॉग्स हैं, डॉग्स में भी तरह तरह की वैरायटीज होती हैं, ठीक है, जो क्या नाम है, आपके जर्मन शेफर्ड हो गए या फिर बुलडॉग हो गए, है तो डॉग मतलब कि बहुत तरह की वैरायटी हैं, कैट्स हो गए, और इतने सारे क्या नाम है ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक वर्ड यहाँ पे आया है स्पीसीज करके, ये स्पीसीज। तो पहले हम स्पीसीज समझते हैं, स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जो आपस में इतने सिमिलर हैं कि वो इंटरब्रीड कर पाएँ, आपस में फर्दर रिप्रोडक्शन कर पाएँ, ठीक है, मैटिंग कर पाएँ, और मैटिंग करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स निकाल पाएँ। तो इस तरह का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे स्पीसीज। जैसे कि एक डॉग है, तो जो डॉग है वो एक स्पीसीज है। डॉग डॉग के साथ क्या नाम है मैटिंग करेंगे, और मैटिंग करने के बाद एक जो पपी निकालेंगे, पप्पी क्या है, उनका ऑफस्प्रिंग है, और वो फर्टाइल है, मतलब कि उसके पास खुद की एक प्रॉपर्टी है, उसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को बोलते हैं स्पीसीज। तो द नंबर ऑफ स्पीसीज नाउन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। पूरी पूरी क्या नाम है वर्ल्ड में जो क्या नाम है नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उस पूरे स्पीसीज को क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि विविधता, तरह तरह के प्राणी हैं, उन सबको मिलाकर जो क्या नाम है नंबर आया। वैसे ये क्या नाम है पर्टिकुलर नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि रिसर्च चलती रहती है और क्या नाम नए नए क्या नाम है ऑर्गेनिजम्स जो है फाइंड आउट होते रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जिनको, उनको हम देख भी नहीं सकते बट एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई एग्जिस्ट करते हैं, हम देख नहीं सकते, उनको अलग हिसाब से देखना पड़ता है। तो जितने भी स्पीसीज हैं उनका टोटल काउंट, उनको मिला के जो क्या नाम है जो बनता है उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब लिविंग से है, लिविंग्स की जितनी स्पीसीज हैं उन सबको मिलाकर एक टर्म बना बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको सबको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। तो उसके लिए एक नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी, उनका नामांकन करने की जरूरत पड़ी। अब पहली बात तो जरूरत पड़ी है क्यों, देखो क्या होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर हम एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रिंजल है जिसको हिंदी में बैंगन बोलते हैं। अब उसका रीजनल जो नेम है, जो रीजन में नेम लेते हैं उसको अलग भी हो सकता है, जैसे कि हरियाणा में उसको बताऊ बोलते हैं। बट अगर हम यही बताऊ वर्ड है अगर हम कहीं और जाके बोले, साउथ इंडिया में बोले या फिर यूपी साइड में बोले, तो उसको नहीं समझ पाएंगे कि बताऊ क्या, व्हाट इज बताऊ, ठीक है। तो इसलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी हमें। तो नोमेनक्लेचर का जैसा कि कंसेप्ट आया, रीजन नेम सबके अलग अलग होते हैं, जो चीज़ जहाँ पे पाई जाती है उसका नाम उस लैंग्वेज के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से उसका अलग अलग नाम होता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अगर किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं हम और हमें पता ही नहीं है कि इसको इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि उसको एक फिक्स नेम दे दिया जाए, साइंटिफिक नेम दे दिया जाए कि भाई इसका पर्टिकुलर नेम यही है। रीजनल नेम कुछ भी हो सकता है, उसका जो रीजनल नेम है उसका क्या नाम है, कंट्री का, स्टेट का जो नेम है वो कुछ भी हो सकता है, बट जो उसका पर्टिकुलर नेम है, एक साइंटिफिक नेम करके आया, वो उसका फिक्स होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लिविंग थिंग्स का नाम उसके एरिया के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी हमें। ओके, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड नेम रख दिया गया लिविंग्स का, ताकि उसी नाम से उस ऑर्गेनिजम्स को पूरे वर्ल्ड में जान सकें। इस प्रोसेस को क्या बोला, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के लिए एक चीज़ हमें और चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि जब तक हमें उस चीज़ का पता ही नहीं होगा, उस प्रोडक्ट, उस ऑर्गेनिजम्स का पता ही नहीं होगा कि इसको एक्चुअली में कहते क्या है, ये है क्या, उसके क्राइटेरिया, उसके बेसिस वो पता होने चाहिए, उसी के बेस पे हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। ओके, तो पॉसिबल तब होगा ये ऑर्गेनिजम्स के लिए नोमेनक्लेचर करना जब हम करेक्टली उसको जान पाएंगे कि वो है क्या चीज़,
उसके बेसिक क्या है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन वी आर एबल टू नेम ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। इस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो नॉमेनक्लेचर ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी कर देगा। उसके लिए एक टीम बिठाई गई, एक संस्था बनाई गई जो कि नॉमेनक्लेचर करती है। अब क्या पता हमने कुछ और नाम रख दिया, उसका किसी और ने कुछ और नाम रख दिया, तो ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी ना उसके लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है उनकी एक टीम बनाई गई पूरी की पूरी, जो बायोलॉजिस्ट थे तो उनकी टीम बनाई गई। उस वे जो क्या करते हैं, वे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, प्लांट के लिए एक ICBN करके इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये संस्था है जो कि प्लांट्स की यानी कि बोटनी की जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उन सबका नॉमेनक्लेचर करती है। कौन? ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ओके। एनिमल्स के लिए ICGN आया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजिकल मतलब कि एनिमल्स से रिलेटेड। ठीक है, कुछ नियम है, कुछ कानून है, इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं। तो साइंटिफिक जो नेम देंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, वो केवल एक ही होना चाहिए, जो पूरे वर्ल्ड में एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही नाम इसको दे दिया, यही नाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को दे दिया, ऐसा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या हुआ कि साइंटिस्ट जो है साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होना चाहिए, एक होना चाहिए। ओके। एंड दे आल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज नॉट यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वही बात होगी यहाँ पे कि जो नाम हमने किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को दिया है, वही नाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स को अलॉट नहीं करना। तो ये नियम है इसका नॉमेनक्लेचर का। जो बायोलॉजिकल नेम दिया है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इस हिसाब को देखकर नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अच्छा जी, जो नॉमेनक्लेचर है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ को हमने नाम दिया, उसके नाम के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा जेनेटिक, दूसरा होगा स्पेसिफिक। जेनेटिक, स्पेसिफिक। पहला जो नाम है वो उसके जीन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके जेनेटिक क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड जो नेम है वो उसके स्पीसीज को रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी स्पीसीज को डोनेट करेगा, उसकी स्पीसीज को शो करेगा। ठीक है। एपिथेट का मतलब होता है विशेषता बताना, मतलब उसकी स्पीसीज की विशेषता बताएगा। कॉमन जैसे एग्जांपल लेते हैं मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका जनरली साइंटिफिक नेम है किसका? मैंगो का, आम का। तो मैग्नीफेरा क्या है? इसकी जीन है ये। ठीक है, जीनस नेम है इसका ये पहला वाला मैग्नीफेरा। और इंडिका क्या है? इसका इंडिका जो है इसकी स्पीसीज को डिनोट करता है, उसको शो करता है। ये जीनस नेम है, ये स्पीसीज नेम है। तो इस तरह की जो चीज़ है, मतलब किसी को भी जब किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम नॉमेनक्लेट करते हैं, नॉमेनक्लेचर उसका नामकरण करते हैं, तो उसको दो नाम प्रोवाइड करते हैं। कौन सा? पहला नाम होगा जीनियस और दूसरा क्या होगा? स्पीसीज नेम। अगर किसी साइंटिफिक का नाम भी देना है हमें, उसको साइंटिस्ट का नाम भी देना है, या फिर किसी ऑथर का नाम देना है जिसने उसको नाम दिया है, नॉमेनक्लेचर जिसने उसका किया है, तो उसका नाम इन दोनों के नाम के बाद ही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके पहला जीनस नेम, फिर स्पीसीज का नेम यानी स्पेसिफिक एपिथेट, और उसके बाद फिर उसके ऑथर का नेम। ठीक है, तो इस तरह नॉमेनक्लेचर किया जाएगा। जैसे कि ह्यूमन का होता है होमो शेपियंस, होमो शेपियन। होमो क्या हुआ? उसका जीनस नेम। शेपियन क्या हुआ? उसका स्पीसीज का नेम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि दो नाम वाला नामकरण। ओके जी, कुछ यूनिवर्सल रूल हैं नॉमेनक्लेचर के, यानी कि कुछ नियम हैं जिसके बेस पे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है कि जब हम किसी भी बायोलॉजिकल किसी का नेम देते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेम देते हैं, तो उसको इटैलिक भाषा में लिखा जाएगा। यानी कि ये वाला जो टेढ़ा वाला जो है ये है इटैलिक फॉर्म, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है इटैलिक फॉर्म। तो उसको किस में लिखा जाएगा? इटैलिक फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर हम प्रिंट करते हैं उसको डिजिटल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको किस में लिखा जाएगा? इटैलिक में लिखा जाएगा। पहला नाम हमेशा रिप्रेजेंट जो होगा वो क्या होगा? जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, हमने पहले पढ़ लिया। और सेकंड नेम क्या होगा?
स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। पहला नेम नॉमेनक्लेचर में जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड नेम स्पीसीज को डिनोट करेगा। ओके, अगर हम इसको हैंड राइटिंग में लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। एक साथ अंडरलाइन नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों का मतलब अलग अलग है। एक जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोनों को अलग अलग तरह से अंडरलाइन किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जीनस नेम है, जैसे मैग्नीफेरा को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और इंडिका को अलग अंडरलाइन किया जाएगा। इतना क्लियर? अच्छा जी, तो लास्ट नियम इसका ये है कि जब भी हम किसी का नाम लिखते हैं तो जो पहला वर्ड है, जो जीन्स का वर्ड है, जीनस नेम जो है, उसको उसका जब पहला वर्ड होगा, जीनस नेम का जो पहला वर्ड होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो मैग्नीफेरा का पहला वर्ड कैपिटल है और स्पीसीज का पहला वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में आएगा। उसके बाद जो ऑथर का नेम आएगा उसका भी स्टार्टिंग जो लेटर होगा वो भी कैपिटल में होगा। तो ये 4 नियम है। दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला क्या है कि इटैलिक में लिखे जाएंगे। दूसरा क्या है, पहला नाम जो है उसका जीन्स को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड नेम क्या करेगा, उसका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जब उनको अगर हम हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो उसको क्या है, जीन्स वाले पार्ट को अलग अंडरलाइन किया जाएगा और इसको स्पीसीज वाले को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। जनरली लैटिन भाषा के ये वर्ड होते हैं, ये जो हम जिसको भी बायोलॉजिकल या फिर क्या नाम है बायोलॉजिकल नेम देते हैं उनको, ये लैटिन भाषा के ओरिजिन से ही है। ओके, और सिंपल सी बात है, जो पहला वर्ड होगा जीन्स का वो कैपिटल होगा और जो स्पीसीज का पहला वर्ड होगा स्मॉल लेटर होगा। मैग्नीफेरा का पहला वर्ड कैपिटल है, ये एम कैपिटल है, और इंडिका का आई स्मॉल लेटर में। उसके बाद अगर किसी ऑथर का नाम लिखना है तो यहाँ पे कैपिटल नेम से स्टार्ट होगा, कि नाम तो कैपिटल में ही स्टार्ट होता है ना, सीधी सी बात है। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो है उसकी जरूरत पड़ी ही क्यों? हम उनको ऐसे भी तो स्टडी कर सकते थे ना, मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे। तो अभी हमने बात करी डाइवर्सिटी की कि भाई बहुत सारे जो है स्पीसीज हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। तो क्या किया, उनको क्लासीफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्राइटेरिया। कोई क्राइटेरिया लेके उनको क्लासीफाई कर दिया। क्लासिफिकेशन में होता क्या है, देखो दोबारा सुन लो, कि अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग करने के बाद ग्रुप में किसी एक मेंबर की स्टडी करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से स्टडी करेंगे, उसका मतलब क्या है कि हमने पूरी ग्रुप की स्टडी कर ली है। समझ रहे हो? तो इसमें क्या होगा कि उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया ऑर्गेनिजम्स का ऑन द बेसिस ऑफ वन क्राइटेरिया। ठीक है, कि भाई ये वे क्या नाम है ऑर्गेनिजम्स हैं जो बच्चे देते हैं, ये वे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केवल अंडे देते हैं। तो अंडे देने वालों की जो क्या नाम है वो जो क्राइटेरिया उनका क्या नाम है प्रॉपर्टीज होंगी वो लगभग लगभग सेम होगी, क्योंकि उनके पास फीडर्स होंगे। ठीक है, अच्छा, जो जो क्या नाम है अंडे देते हैं और जिनके बॉडी के अंदर ऊपर स्केल्स होते हैं वो रेप्टाइल्स के अंदर आ गए। ठीक है, जो जिनके ऊपर स्केल्स नहीं होते, फर्स होते हैं और वो अंडे देते हैं, वो बर्ड्स के ऊपर आ गए। ठीक है, बर्ड्स के अंडर में आ गए। तो ऐसे करके, या फिर जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट बर्थ देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं, उनको मेमल्स के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये हुआ कि उनकी स्टडी कर पाना, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाना बहुत आसान हो गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। ओके, तो वही है कि जब इतनी सारी क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको उनकी स्टडी करने के लिए उनका क्लासिफिकेशन कर दिया गया, इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रुपिंग करते हैं, कैटेगरी बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ मतलब कि ऐसे करेक्टर जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कुत्ते कुत्ते अलग हो गए, बिल्लियाँ बिल्लियाँ अलग हो गई। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, जैसे जो क्या नाम है जो करेक्टरिस्टिक्स डॉग्स की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हर डॉग्स में पाई जाएंगी। ठीक है, कुत्ते भौं भौं करते हैं और जैसे समझ लो, या बिल्लियाँ म्याऊं म्याऊं करती हैं। तो इस तरह से कैटेगरी कर दी गई, उनकी स्टडी कर पाना बहुत आसान हो गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जैसे डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीड्स, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, तो ये सारी कैटेगरी हैं। ओके, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म में टैक्सा बोलते हैं। ओके,
कुछ सिमिलर करेक्टर्स के बेस पर जब उनकी कैटेगरी कर दी जाती है, कैटेगराइज कर दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को, तो इस तरह की कैटेगरी को टैक्सा बोलते हैं साइंटिफिक वर्ड में। इतनी बात क्लियर होगी। जैसे कि डॉग एक मैमल है और मैमल सारे एनिमल्स हैं। मैमल्स का मतलब जनरली वो होते हैं जिनके पास जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, जैसे कि बैट है। ह्यूमन बींग्स आल्सो इंक्लूड इन द मैमल्स, ठीक है। तो डॉग्स क्या है, मैमल्स हैं, डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मतलब कि अंडे वगैरह नहीं देते। तो डॉग्स मैमल्स हैं और मैमल्स एनिमल्स होते हैं। तो डॉग, मैमल्स, ये सारी क्या है, कैटेगरीज हैं। डॉग्स की अलग कैटेगरी है, मैमल्स की अलग कैटेगरी है, ठीक है। मैमल्स इवन ब्रॉड कैटेगरी है। डॉग एक थोड़ी पर्टिकुलर कैटेगरी हो जाती है कि इसमें डॉग्स ही आते हैं, पर मैमल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि डॉग्स भी हो गए, ह्यूमंस भी हो गए, बैट्स भी हो गए, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हैं किनको, बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी जो जितनी भी कैटेगरी है इनको क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं इन द टर्म ऑफ बायोलॉजी। साइंटिफिक टर्म में इनको क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। तो डिफरेंट तरह की जो टैक्सा हैं, टैक्सा के बेस पे क्लासिफिकेशन करना, इसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सा, कि जिनके पास सेम सेम प्रॉपर्टी थी उनको हमने डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कर दी, उनको क्लासिफिकेशन कर दिया गया, और उन क्लासिफिकेशन में क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक टर्म उसको टैक्सा बोलते हैं, और टैक्सा के बेस पे जो हम उनकी स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन की, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सा, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सा इज नाउन एज द टैक्सोनॉमी, ठीक है। रटने की बात नहीं है, टैक्सा हमने समझ लिया। टैक्सा का मतलब होता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या, किसके बेस पे, किसी पर्टिकुलर जो उनके क्या नाम है वे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेस पे, जिनको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुत्ते और बिल्ली को अगर सामने सामने रख दोगे तो आप कोई भी, मतलब आप क्या, मैं भी, कोई भी इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई दिस इज द डॉग एंड दिस इज द कैट। तो इस तरह जो उनकी ग्रुपिंग कर दी गई उसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में टैक्सा, और टैक्सा के बेस पे उसकी क्या नाम है, स्टडी करना, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक वर्ड आता है यहाँ पे सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक को थोड़ा समझते हैं। टैक्सा समझ में आ गया, ठीक है, टैक्सोनॉमी समझ में आ गई। देखो, क्लासिफिकेशन का मेन मुद्दा यही होता है कि ह्यूमन बीइंग जो हम खुद हैं, ये क्या करते हैं कि उनको इस तरह से डिवाइड करते हैं ताकि उनका बेनिफिट हो, उनको स्टडी उन ऑर्गेनिजम्स की करनी पड़े जिनसे उनको प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स ने जब डिफरेंट तरह से क्या किया, एनिमल्स में इंटरेक्ट हुए कि भाई ये जितने भी एनिमल्स हैं ये दूध देने वाले, इनसे हमें दूध मिलने वाला है, इनसे मांस मिलने वाला है, इनसे हमें ऊन मिलने वाला है, वूल मिलने वाला है। तो इस तरह से जब क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, तो इस तरह से जब क्लासिफिकेशन किया गया अपने फायदे के लिए, ह्यूमन बीइंग्स ने एनिमल्स का, ऑर्गेनिजम्स का, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह की जो क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिक्स बोला गया, ठीक है, ताकि उनमें उनको जो डाइवर्सिटी है उसमें एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग्स को कुछ रिलेशंस मिले, कुछ बेनिफिट्स मिले कि इससे हमें ये मिल रहा है। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है ना, उसको सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो उनके बीच में जो उनको रिलेशनशिप मिला अपने फायदे के लिए, इसको क्या बोला, सिस्टमैटिक्स बोला। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। बात वही आ गई, अपनी ज़रूरत के हिसाब से या फिर अपनी नीड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, जब उन्होंने इसको ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, क्लासिफिकेशन किया उसका, तो इस तरह से क्या हुआ, जो क्या नाम है, एक ब्रांच निकल गया सिस्टमैटिक्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की स्टडी करी, किनकी, जिनकी उनको ज़रूरत है, जिनसे उनको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उनकी स्टडी करी, ठीक है। तो इस तरह से जैसे ये बता रखा है यहाँ पे कि जो एनिमल्स हो गए जो क्या नाम अंडे देते हैं और उनके बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको कहाँ डाल दिया, रेप्टाइल्स के अंदर डाल दिया। जैसे कि आपकी लिजार्ड होगी, क्रोकोडाइल्स हो गए, वह अंडे देते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स भी होते हैं, ठीक है। फिश तो क्या नाम है, रेप्टाइल्स में नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि स्केल्स तो है उनकी बॉडी पर वो रेप्टाइल्स का मतलब जनरली होता है रिंग कर चलना, ठीक है, जबकि वो तो वाटर में क्या नाम है स्विंग करती हैं। तो वो किस में आ गई, फिश के अंदर। पिस्कस एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर आती हैं फिशेस वगैरह सारी की सारी।
तो वे एनिमल्स जिसके जो जो अंडे देती हैं, अंडे ले करती हैं और उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको हमने रेप्टाइल्स बोल दिया, ठीक है। या फिर वे एनिमल्स जो कि लाइव बर्थ यानी कि जो बच्चों को सीधा जन्म देती हैं और उनकी बॉडी पर फर होते हैं, फर होंगे या फिर उनकी बॉडी पर हेयर होंगे, ठीक है, फर होंगे या फिर बॉडी में हेयर होंगे, तो उनको हमने मैमल्स बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया ताकि क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो स्टडी करने में ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो मेन मुद्दा यही था, अपने प्रॉफिट के लिए एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड अपडेट योर नॉलेज रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।